Assalamualaikum dear students. This is Basafwan Khan and I'm your course instructor for industrial marketing. Students, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बाय करती हैं, उनका बाइंग प्रोसेस क्या है और कैसे हम बतौर मार्केटर्स उस बाइंग प्रोसेस को उसे अवेल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मार्केटर हूं और मैंने इंडस्ट्री को कोई चीज़ सेल करनी है या परचेज उनको कोई चीज़ बेचनी है, तो मैं कैसे उनके बाइंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकता हूं ताकि बेहतर तरीके से मैं इंडस्ट्रीज में अपनी चीज़ें सेल कर सकूँ। ओके, वेल, अगर हम इसको शॉर्ट कुछ स्टेप्स में डिफाइन करें तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम रिकग्नाइज करते हैं। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जब कोई चीज़ खरीदने जाती हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं उन्हें ज़रूरत किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाड़ी खरीदनी है और उनके स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप के लिए उन्हें मसाइल पेश आ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि वो एक गाड़ी खरीद लें। या अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप के लिए मसाइल सामने आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो किसी गाड़ियों की सर्विस वाले की सर्विस जस्ट खरीद लें। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसकी अपनी कोचेज़ हैं या उसकी कोस्टर्स हैं या हाइसेस हैं, तो उस कंपनी की सर्विसेज जो है वो कंपनी अवेल कर लेगी जिस ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप के बारे में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक प्रॉब्लम उनके सामने आया कि उनके स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप के बारे में प्रॉब्लम्स हैं। अब उसके हल मुख्तलिफ हो सकते हैं, या तो अपनी गाड़ी खरीद ले ऑर्गेनाइजेशन या किसी और की गाड़ी की जस्ट सर्विसेज अवेल कर ले कि आप हमारे स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप दिया करें और हम उसके बदले में आपको ये पेमेंट करेंगे या आपकी सर्विसेज के इस तरह से हम कंपनसेट करेंगे। तो पहला मरहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो पहला मतलब प्रॉब्लम रिकग्निशन होता है, प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया जाता है। फिर देखा जाता है कि नीड क्या है और नीड को डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है। यानी कि एक स्टाफ की तरफ से डेली शिकायत आ रही थी कि हमें पिक एंड ड्रॉप के मसाइल हैं और हमें डेली मुख्तलिफ मसाइल फेस करने पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम सामने आ गया। फिर उसके बाद नीड की डिस्क्रिप्शन ये आ गई कि ओके, स्टाफ इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स while commuting to and from the office, so maybe we need to purchase a vehicle for them or maybe we need to get a service for them। कोई हम उनके लिए व्हीकल सर्विस अवेलेबल कर दें या उनके लिए एक व्हीकल अवेलेबल कर दें। ओके, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बयान की जाती है। ये बयान किया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट क्या होगी या हमें चाहिए क्या और उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम गाड़ी उसके लिए अवेल करेंगे या गाड़ी खरीदेंगे या किसी और की गाड़ी को रेंट पर ले लेंगे या किसी और की गाड़ी प्लस ड्राइवर प्लस फ्यूल सब चीज़ों के लिए हम उन्हें लंप सम पे कर देंगे, आप हमारे स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप कर दिया करें। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर जब हम ये फैसला कर चुके होंगे कि हमने गाड़ी खरीदनी है या गाड़ी किसी और की है और उसकी सर्विस जस्ट अवेल करनी है, तो फिर सप्लायर सर्च पर बात आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कौन कौन से सप्लायर हैं, कौन कौन से लोग हैं जो ये सर्विस या ये गाड़ी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें दे सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है प्रपोजल्स लिए जाएंगे। अब प्रपोजल्स क्या होते हैं? अगर हम आम बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो प्रपोजल्स बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाज़ औक़ात वर्बल भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अमूमन ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी बेस पर कोई भी कंपनी हमारी कंपनी को ये बताती है कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, ये बेच सकते हैं, आपको ये सर्विस आपको बेच सकते हैं, ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ प्रपोजल कंपनियों से ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे और फिर उनको एक्वायर करने के बाद प्रपोजल को एनालाइज भी करेंगे कि उस प्रपोजल में कितनी जान है और कितना प्रपोजल मुनासिब है, हमारे ज़रूरत को पूरा करता है और कितना पूरा नहीं करता। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमारा होगा सप्लायर सिलेक्शन का, कि हमारे पास मिसाल के तौर पर सप्लायर की लिस्ट आ गई थी और उनकी सप्लायर की लिस्ट आने के बाद उन सप्लायर्स ने अपने अपने प्रपोजल्स भी हमसे शेयर कर दिए थे और अब हमारे पास ये मरला आ चुका है कि हम उनसे किस सप्लायर को सिलेक्ट करें जहाँ से हम वो प्रोडक्ट या सर्विसेज लेंगे। और फिर उसके बाद जो है एक दफ्तरी कार्रवाई होती है दफ्तर की, जिसमें ऑर्डर को तैयार किया जाता है और ऑर्डर को सिलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जब ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो फिर उस
सर्विस या उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है कि क्या जो हमने फैसला किया था वो फैसला ठीक था या वो फैसला गलत था। तो ये शॉर्टेस्ट जो है वे में मैंने एक डिफाइन किया कि ऑर्गेनाइजेशंस का बाइंग प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस बाय करती हैं कोई भी चीज़ जब वो बाय करना चाहें। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशंस के जो हैं वो 3 बाइंग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है कि न्यू टास्क, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ खरीदने लगी है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस खरीदने लगी है, तो पहली बार वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं, तो उनका पहला तजर्बा है और पहले उन्होंने कभी भी इस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदी, तो उनके लिए ये न्यू टास्क है। तो न्यू टास्क के लिए ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से बाय करेंगी। और दूसरा जो बाइंग सिचुएशन होती है जिसमें होता है मॉडिफाइड रीबाय, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले खरीदा तो है, अब दोबारा से बाय भी करना चाहती है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ। वो चाहते हैं कि हमने जो खरीदा था अब उसमें मामूली सी तब्दीलियां करें और तब्दीलियां करने के बाद हम उसको दोबारा से खरीद लें उसको। उसके बाद तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है स्ट्रेट रीबाय, यानी कि जो पहले खरीदा था सिंपली उसे दोबारा से ऑर्डर कर दो और कहो कि हमें जो चीज पहले आपने अवेलेबल की थी, हमें मुहैया की थी, अब वो दोबारा हमें आप दे दें। तो ये 3 बाइंग सिचुएशंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में सामने आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के। या तो पहली बार कोई चीज खरीदने लगे हैं, या फिर पहले खरीदी है और उसके अंदर कोई तब्दीलियां चाहकर खरीदना चाहते हैं, तब्दीलियां करके खरीदना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि पहले खरीदी है और उसको हूबहू सेम टू सेम आप दोबारा से परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। ओके, अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं जो न्यू टास्क की तरफ। न्यू टास्क में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रॉब्लम है या जो हमारी नीड है वो डिफरेंट है पहले वाले एक्सपीरियंसेस से। पहले हमने ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई प्रोडक्ट सर्विस एक्सपीरियंस नहीं की, और क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम ही सामने नहीं आया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंसल्टेंट्स को हायर करेगी जो कि अमेरिका से आकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। अब कंसल्टेंट्स आते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, देखते हैं, विजिट करते हैं और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब वो कंसल्टेंट्स क्योंकि अमेरिका से आ रहे हैं तो उनका एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप देना प्लस उनको अकोमोडेशन देना, क्योंकि वो अमेरिका से आ रहे हैं तो उनको अकॉर्डिंगली सेफ और सिक्योर अकोमोडेशन देना, ये हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। अब इस तमाम के लिए हम चाहते हैं कि हम एक जो है कंपनी को हायर करें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदार भी है उनकी, और उनको पिक एंड ड्रॉप के अलावा उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त करे। नाउ दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम फॉर आवर कंपनी, क्योंकि हमारी कंपनी ने इससे पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया और ऐसी कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। तो चूंकि ये पुराने एक्सपीरियंसेस से एक नई चीज़ है तो इसको हम न्यू टास्क कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम मॉडिफाइड रीबाय में या स्ट्रेट रीबाय में नहीं रखेंगे। इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन को। जिस तरह हमें जो हमारे फॉरेन गेस्ट आ रहे हैं, हमें उनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रिहाइश के लिए, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप के लिए, उनकी टिकटिंग के लिए जो बाय एयर वो आते हैं बाहर के कंट्रीज से, तो हमें इन सब के लिए एक पार्टी चाहिए या एक कंपनी चाहिए जो इन सब चीज़ों का ख्याल रखे और हम उस कंपनी को पे कर दिया करें। तो अब वो उस कंपनी को हमें क्या बताना है, और हमें उसे बताने के लिए हमारे पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो कि हम अपने गेस्ट से लेंगे या जो हमारे पास मौजूद होगी और हम आगे पास ऑन करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। सेकेंडली, बेसिकली जो बायर होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होंगे इस मरले पर, क्योंकि बायर हमारी कंपनी ने चूँकि सर्विसेज बाय करनी है, उनकी जो कंपनी हमें पिक एंड ड्रॉप, अकोमोडेशन और सेफ्टी सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रही है, तो हम इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा उनके साथ राब्ते में रहेंगे, एक्सटेंसिव जो है हमारा इंटरेक्शन होगा। और लेकिन हमारा कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं होगा। जो भी पहली बार हमें प्रोडक्ट की सर्विस दे रहा होगा वो जो भी हमें दे देगा हमारे लिए ऑलमोस्ट मोर और लेस वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बेचने वाला है इन सर्विसेज को मुझे, कि मेरी कंपनी को, उसे किस तरह से बिहेव करना है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास पहली बार वो मसला सामने आया है, हमने पहली बार वो मसला देखा है। अब जब हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं
तो हमें सर्विस प्रोवाइड करने वाले को ने हमसे कैसे डील करना है, क्योंकि हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है पहले से, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ये है कि सॉल्यूशन किस तरह का देना है उसने, ये भी उनकी अपनी मर्जी है। आई विल नॉट से कि मर्जी है, बट हमारे पास क्योंकि पहले इस तरह का प्रॉब्लम नहीं सामने आया, तो वो अपनी चीज़ों को अपनी मंशा के मुताबिक, अपने ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मॉडिफाइड रीबाय में कैसे होता है। मॉडिफाइड रीबाय में जो कंपनी पहले बाय किया करती थी या परचेज किया करती थी, अब वो फील करती है कि अब उसको थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए, उस प्रोसेस को, उसके अंदर थोड़ी सी ऑर्डर के अंदर तब्दीलियाँ लानी चाहिए, ताकि ज़्यादा बेहतर जो है सहूलियात मिल सकें, बेनिफिट्स ज़्यादा मिल सकें। और उसमें ऐसा होता है कि कंपनी ऑलरेडी किसी और कंपनी से कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीद रही होती है, और उनको लगता है कि यहाँ से बेहतर हमें किसी और जगह से मिल जाएंगी, तो थोड़ी मॉडिफिकेशन लाती है अपने ऑर्डर में। और फिर इसमें जो बायर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज में थोड़ा बहुत किरदार अदा करता है, लेकिन इतना ज़्यादा किरदार अदा नहीं करता, लिमिटेड रोल उसका होता है, जबकि पहली स्टेज में उसका रोल रिलेटिवली ज़्यादा था। ओके, अब बायर के सेकेंडली क्राइटेरिया भी होता है, उसके ऑलरेडी पता होता है कि सर्विसेज या प्रोडक्ट की क्या एक स्टैंडर्ड्स हैं और उनको कैसे अवेल करना है। तीसरी जो हमारी है सिचुएशन, वो है स्ट्रेट रिबाय। स्ट्रेट रिबाय में जैसे पहले मामला चल रहा था, कंपनी चाहती है उसी कंटिन्यू किया जाए, और कंपनी को पहले भी नीड थी इन चीज़ों की, और कंपनी पहले ही प्रॉब्लम फेस कर रही थी और आइडेंटिफाइड था प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम पर जो नीड अराइज हो रही थी उसको फुलफिल किया रहा था किसी प्रोडक्ट सर्विस से, तो दोबारा से वो ऑर्डर दिया जा रहा है, सिंपल ऑर्डर है। और इसका मतलब है कि जो परचेज करने वाला है उसका एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ कैसे होती है, और उस अमूमन उसको कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, और वो रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज में बायर काम करता है, वरना अमूमन वो नहीं आता। ओके, अब हम देखते हैं कि बाइंग के डिसीजन की अप्रोचेस क्या क्या हैं। देखिए, दो अप्रोचेस हैं, एक है कैजुअल परचेज और एक है रूटीन लो प्रायोरिटी। जो हमारी कैजुअल परचेज है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च या एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन जस्ट डिसाइड करती है और उसके बाद उस पर अमल कर लिया जाता है। जबकि दूसरी जो स्टेज है जिसे रूटीन लो प्रायोरिटी कहते हैं, इसमें डिसीजंस अहम होते हैं और अमूमन कुछ ना कुछ एनालिसिस किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो बाय साइड होती है, जो खरीद रही है, वो कैसे रिक्विजिशन करती है। ओके, सबसे पहले जो है हम एक एग्जांपल लेंगे कि जिसमें ये एग्जांपल ये कि ब्राउज़र के बारे में एग्जांपल ली गई है कि कैसे ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में ये दी है। इसमें तीन तरह के जो है चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, और ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन जो है वो ऑफ कोर्स सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारा काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें पर्सनल लॉगिन करते हैं, ऑनलाइन कैटलॉग्स को ब्राउज़ करते हैं, फिर उसके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उनकी प्राइस कोटेशंस ले लेते हैं, और फिर देखते हैं कि वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। और अवेलेबिलिटी देखने के बाद हम देखते हैं कि ऑनलाइन परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है। फिर ऑनलाइन परचेज ऑर्डर करने के बाद ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाती है, और फिर उसके बाद सप्लायर को भेज दिया जाता है वो ऑनलाइन ऑर्डर, ताकि वो फुलफिल करे, और फिर उसके बाद ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिस के तहत अमूमन ये चीज़ें हो रही होती हैं, कैसे सिस्टम को यूज़ करते हुए ये काम हो रहा होता है। और इससे जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, और कंपनी जो है वो परचेजिंग का प्रोसेस कंपनी के पास है। मिसाल के तौर पर मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है, तो मैं इस तरीक़ेकार को फॉलो करूँगा जो सामने दिखाई दे रहा है आपके सामने, और जो प्रोसेस है उसको कंपनी लुक आफ्टर कर रही होगी, मॉनिटर कर रही होगी, यानी कि चीज़ों को आसान बनाया गया है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे होते हैं, डे इन एंड डे आउट उन लोगों को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो कैसे ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग करेंगे, तो इस प्रोसेस को यहाँ पर सिंपली डिफाइन किया गया है। ओके, अब हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर का हमने पढ़ लिया कि किस तरह की तीन सिचुएशंस होती हैं कि
न्यू टास्क हो सकता है, मॉडिफाइड रीबाय है, स्ट्रेट रीबाय है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के प्रोसेस क्या आते हैं, सबसे पहले हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब कोई एम्प्लॉय ऑनलाइन बाइंग करने लगता है तो वो कैसे अपने वेबसाइट पर, अपनी कंपनी के पोर्टल पर जाता है, लॉगिन करता है, ऑप्शंस देखता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है, और उसके बाद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू कैसे वो चीज़ उस तक पहुंच जाती है। अब हम देखें कौन सी फोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। वेल, ये कुछ फोर्सेज हैं जिसमें एनवायरनमेंट का जो है उसका असर होता है, इर्द गिर्द के लोगों का, डिफरेंट फोर्सेस का, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फोर्सेस हैं उनका असर होता है। फिर ग्रुप फोर्सेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, उनका होता है। और फिर फाइनली इंडिविजुअल्स का, कि इंडिविजुअल कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा कीन हैं और डिटेल्स में ज़्यादा जाते हैं, तो ये इंडिविजुअल्स की अपनी पर्सनैलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करेगी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल फोर्सेस क्या क्या हैं इसमें। इकोनॉमी का इफेक्ट है, लोकल इकोनॉमी क्या चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या चल रही है। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी आजकल किस तरह से अवेलेबल है मार्केट में, और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है उसकी क्या स्पीड चल रही है, क्या पेस चल रही है, और ग्लोबली जो ट्रेड के रिलेशंस हैं वो क्या हैं। अगर चाइना और अमेरिका के ट्रेड के रिलेशंस ख़राब हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में अगर कोई अमेरिका की किसी कंपनी को चाइना की प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होंगी ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में, तो इसका भी असर होगा, और ये इकोनॉमिक फोर्सेस, सॉरी, एनवायरमेंटल फोर्सेस में से प्लेस करेंगे। फिर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की अपनी फोर्सेस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, वो परचेज करते हुए किस तरह से चीज़ों को देखती है। तो ये चीज़ें भी असरअंदाज होंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग कैसे हो रही है। ग्रुप फोर्सेस में डिपार्टमेंटल, मैंने जैसे कहा कि फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रोल क्या है, आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, अगर आपने ऑर्डर किया कोई चीज़ खरीदने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, और जो लोग बाय कर रहे हैं उनका इंटरेक्शन कितना है। जो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स अमूमन बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट है, तो ये ग्रुप फोर्सेस में आ जाएगा। और फिर फाइनली इंडिविजुअल फोर्सेस में, कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बायर हैं या परचेजर हैं, और बाइंग मोटिव्स क्या हैं, तो इंडिविजुअल्स की जो हैं इफेक्ट्स वो भी इस पर आएंगे। ओके, अब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग जो सिचुएशंस हैं इसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। ये फ्रेमवर्क क्या है कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन न्यू टास्क में कितनी है, मॉडिफाइड रीबाय में कितनी है, और स्टेट रीबाय में कितनी है। इस तरह करेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटी क्या रिक्वायर्ड है, ये न्यू टास्क में कितनी, मॉडिफाइड में, और स्टेट रीबाय में कितनी। इस तरह दीगर चीज़ें हैं, ऑर्डर की रूटीन की सिलेक्शन, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये हर सिचुएशन में न्यू टास्क में, मॉडिफाइड रीबाय में या स्टेट रीबाय में ये चीज़ें थोड़ी बहुत तब्दील होती रहेंगी। तो ये एक जो है फ्रेमवर्क है। ओके, अब मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं एक इंडस्ट्रियल सेल्स पर्सन हूँ, मैं कंपनीज को चीज़ें बेचता हूँ, तो मैं देखूंगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ें, मैंने जब मार्केटिंग के लिए जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें मेरे जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये देखना है कि बाइंग प्रोसेस में कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, कंपनी कौन कौन से लोग हैं जो बाइंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। फिर मैं देखूंगा कि हर मेंबर का रोल कितना है उस प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का सीईओ है उसका कितना रोल है इस प्रोसेस में, जो परचेजर है उसका कितना रोल है, जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका कितना रोल है। तो ये सेकंड स्टेप होगा। और तीसरा देखूंगा कि कौन सा क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंबर्स के लिए जब वो इवेल्युएट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। क्वालिटी को ज़्यादा देखते हैं, प्राइस कम होने को ज़्यादा देखते हैं, टाइमली डिलीवरी को ज़्यादा देखते हैं, किस क्राइटेरिया को वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो ये जो थे कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। ओके, अब हम देखते हैं कि जी सिलेक्टिव प्रोसेस और कॉग्निशन में जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से, और इंटरेक्ट करने के बाद वो हमसे परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो एक बैक एंड पर एक थिंकिंग चल रही होती है, कॉग्निशन प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसके बारे में भी अवेयरनेस होना
हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा जो है बहुत से रिस्क्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ औक़ात एक डिसीजन है जो लिया जाना है, अगर वो डिसीजन हमारे हक़ में नहीं आता तो हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एसोसिएटेड हैं अगर एक रॉन्ग सिलेक्शन होगी कंपनी से। ओके, अब हम देखते हैं जी कि फाइनली हम एक बार फिर इसको नज़र डालते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर के मेजर एलिमेंट्स हैं। हमने पहले पढ़ा कि इसमें आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी है, नीड को देखना है, इवैल्यूएट करना है और अल्टरनेटिव्स देखने हैं, चूज़ करना है और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर लेती है। सो दिस वाज़ अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।